कोरोना काल में अब तल्ख हुए बयान। कांग्रेस भाजपा हुई आमने सामने। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। नफरत का वायरस फैलाने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लगाया आरोप। देश में कोरोना ने दस्तक दी तो राजनीतिक दलों ने एक सुर में इसका मुकाबला किया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के हर संभव सहयोग का दावा किया, लेकिन कोरोना ने पिछले दिनों से लगातार अपने पैर फैलाए हैं। लेकिन अब राजनीतिक दलों की स्थितियां बदल गई हैं। पहले जहां पार्टियां एक साथ एक सुर में मुकाबला कर रही थी, वहीं अब आमने सामने खड़ी दिख रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने भाजपा पर नफरत का वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, गांधी ने पीएम मोदी की कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी सरकार की रणनीति पर भी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र ने पीपीई और टेस्टिंग को लेकर कांग्रेस के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। Particularly our kisans, our खेत मजदूर, our migrants, labor, construction workers and workers in the unorganized sector. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. कोरोना के फैलने पर रफ्तार पर जताई चिंता। लॉकडाउन का असर रोजगार पर पड़ा। किसान मजदूरों पर पड़ा असर। लगभग 12 करोड़ नौकरियां गईं। केंद्र से गरीब परिवार को 7,500 रुपए देने की मांग। भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस ने इससे आगे भाजपा को लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स पर भी बात रखी और कहा कि लॉकडाउन के चलते किसान मजदूर वर्ग को ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के गरीब तबके पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। साथ ही कहा कि अब तक लगभग 12 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे में सरकार को आगे आकर गरीब परिवार को राहत देने के लिए 7,500 रुपए देने चाहिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना से जंग में केंद्र और राज्यों का सहयोग जरूरी बताया। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा कि देश की कोरोना जंग की दुनिया ने सराहना की है। कांग्रेस को इस तरफ भी देखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। साथ ही रचनात्मक राजनीति के बजाय जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप भी लगाया गया है। इससे समाज में भेद पैदा होंगे। तो वो कुछ करते नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको गाली देने का काम करते हैं। सोनिया जी ने कहा है कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी नफरत का जहर घोल रहे हैं। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से सरकार चिंतित है। ऐसे में अब राजनीतिक दल भी खुलकर आमने सामने हो गए हैं, जबकि जंग को अभी जीतना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे, इतनी बड़ी महामारी हो, कॉरपोरेशन की बात लगातार चल रही थी। मीडिया, आम पब्लिक यही कह रही थी कि जंग के इस ऐलान में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सब एक है। और अब एक बार फिर सियासत हल्की है, क्योंकि थुगबगाहट तो पहले से ही लग रही थी, लेकिन अब सीडब्ल्यूसी की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने सीधा सीधा केंद्र और बीजेपी पे हमला बोला। केंद्र पे हमला बोला है कि जो कोरोना के खिलाफ जो रणनीति गवर्नमेंट वो सही तरीके से नहीं है, और कांग्रेस के सुझावों को भी खारिज किया, चाहे वो जांच किट की बात हो या दूसरे सुझाव हो। इसी बीच भाजपा ने भी साफ कह दिया है कि नफरत कांग्रेस फैला रही है और सांप्रदायिकता
कोशिश की जा रही सरकार है, वहां तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। तो चलिए हम बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के, कितना क्या ये सही समय था सियासी अपने अल्फाज लाने का, या फिर कहीं अगर लेते हैं तो क्या उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए अगर कोई सुझाव आ रहे हैं, तो या वास्तव में सियासत के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस विचारक वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अर्चना जी से मुखातिब होना चाहूंगा। अर्चना जी, आप किस तरह से देखते हैं सोनिया गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक को संबोधित करते हुए दो बड़े आरोप लगाए। एक तो उन्होंने कहा है कि तो नफरत का वायरस का जिक्र किया, और दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि रणनीतिक फेलियर माना एक तरह से उन्होंने गवर्नमेंट का, कि जिस तरह से काम करना चाहिए काम किया नहीं जा रहा। आप कैसे देखते हैं इस बयान? सर, अभी जो कि स्थिति है भारत की, यानी हम ग्लोबल वर्ल्ड की भी बात करें तो अभी एक पूरा ह्यूमैनिटी के ऊपर एक थ्रेट है, यानी एक पूरा वायरस जो है ना, ये इसने पूरे ह्यूमैनिटी कॉज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और उस क्वेश्चन मार्क के बीच में अगर इस तरह की राजनीतिक हलचल होती है, इस तरह के कटाक्ष किए जाते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानती हूँ। मेरा ये कहना है कि राजनीति को एक तरफ रखकर इंसान को इंसानियत के तौर पर एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। कहाँ पर किस तरह से, जहां पर अगर लग रहा है कहीं कमी हो रही है, तो उनको अपना सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। किसी भी तरह की टिप्पणी पॉलिटिकल अगर इस टाइम पर हो रही है, तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है इस टाइम पर। जब यहाँ पर अगर हम देखें रोज दिन प्रतिदिन जिस तरह से नंबर्स आंकड़े बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन है, माइग्रेशन होता भी दिख रहा है हमको, तो बहुत सारे चैलेंजेस है जिसको इंडिया को एक साथ यूनाइटेड होकर फाइट करना है। अगर ये कांग्रेस की तरह से और बीजेपी कांग्रेस बीजेपी करके अगर फाइट करेंगे तो हमारा देश नहीं लड़ पाएगा। ये सारे मुद्दे एक तरफ रहने चाहिए। अभी सबसे पहले कोरोना से लड़ना चाहिए। राजनीतिक बहस, राजनीतिक बयानबाजी तो बाद में, हमारे पास जिंदगी पड़ी है लड़ने के लिए। तो इस तरह सही कह रहे हैं कि उचित समय नहीं है। जी जी बिल्कुल, समय उचित नहीं है कि हमें ये वक्त देखना होता है कि हमें कहाँ राजनीति करनी है। आप सुझाव दे सकते हैं, सुझावों का सामने वाले को भी वेलकम करना चाहिए कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें मिलकर के हम लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए, मैं वीरेंद्र शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि नफरत के वायरस की बात कही है सोनिया गांधी ने, आपकी पार्टी के 3 नेताओं ने राजस्थान में भी इसका पलटवार करते हुए सिर्फ इतना कहा है कि ये वक्त ऐसा नहीं है इस पे कोई राजनीति की जाए। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कहा है कि सांप्रदायिकता को, ऐसा क्यों लग रहा है कि नफरत का जवाब आप सांप्रदायिकता से दे रहे हैं? मैं नफरत वाले मामले में वरुण जी से लूंगा जवाब, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों आरोप लगा रही है बीजेपी की जहां भी कांग्रेस शासित राज्य हैं या जहां पे प्रतिपक्ष में भी हैं, तो वो सांप्रदायिक ताकतों को या सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी? देखिए योगेंद्र जी, पहली बात तो यह विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन जो भी इस पे राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं से यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अभी सभी को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का समय है। जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं उन्हें जवाब जनता भी पहले भी दे चुकी है और आगे भी देगी। और जिस प्रकार की बात कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, उससे लगता है कि वो अभी भी इस देश की परंपराओं को, इस देश की संस्कृति को अभी तक भी आत्मसात नहीं कर पाई है, ना ही समझ पाई है। रही बात प्रकाश जावड़ेकर जी की, जी उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, तो जयपुर की स्थिति उसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार जयपुर में जो हो रहा है तुष्टीकरण की राजनीति हावी हुआ दूसरे विषयों, जिस प्रकार 2 विधायकों ने पूरे जयपुर में दहशत फैला रखी एक तरीके से कोरोना के संक्रमण के मामले में, कोरोना से संक्रमित विषयों में, या फिर राशन के विषय में, या फिर किसी भी प्रकार के विषय में। जिस प्रकार कल मैं पत्रिका पढ़ रहा था, 2 पुलिस वालों ने कहा भी है उसमें कि वरिष्ठ अधिकारी हमें सख्ती का आदेश देते हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति हावी है और जयपुर में राजनीति इतनी हावी है कि उसी की वजह से कोरोना ज्यादा संक्रमित हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये फिलहाल तो ये विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन जो भी गंदी राजनीति कर रहे हैं वह चाहे कोई भी हो, उन्हें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे। एक मैं जवाब और लेना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि अभी की सोनिया गांधी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पा रही है, ये किस संदर्भ में आपका ये बयान? जिस प्रकार से वो इस वर्तमान कठिन समय में भी जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, मैं समझता हूं उन्होंने अभी तक भारत की संस्कृति को नहीं समझा है।
जी, भारत की संस्कृति ये कहती है कि आरोप प्रत्यारोप मत करिए, किसी पे आरोप मत लगाइए। कठिन की घटिया राजनीति हमारे यहाँ पे कभी नहीं हुई। कठिन समय कितना है आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सभी सरकार के साथ खड़े होते थे। राजस्थान का उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा कि किस प्रकार हमारे विधायकों ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ने मुख्यमंत्री जी से कहा जो भी कर सकते हैं कीजिए, किसी टेंडर की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार जो भी खरीदना चाहिए डायरेक्ट खरीदे, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसमें साथ हैं। यह होता है पक्ष और विपक्ष आपस में साथ बैठकर राज्य को इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार करें। और मैं समझता हूं इस समय ऐसी आवश्यकता राज्यों में नहीं पूरे देश में है कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें मिलकर एक ऐसा कार्य करें जिसके माध्यम से आज पूरा देश भारत की वाहवाही कर रहा है कोरोना से लड़ाई में, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे WHO, चाहे UN हो, चाहे जितने भी विकसित कंट्री हैं वो भी इस समय भारत की वाहवाही कर रही हैं। और हमारा विपक्षी दल है वो अभी भी कमियां निकालने में बैठा हुआ है। चलिए, आपने काफी आरोप लगाए, मैं वरुण पुरोहित जी से एक बार जरा जवाब ले लेता हूं। वरुण जी, आपके पास आना चाह रहा हूं। ये मैं जानना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी ने कही ये बात, और अशोक गहलोत जी भी एक दिन पहले ही मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे ये बात कह रहे थे कि उन लोगों को बाहर जाना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कोरोना में भी। दूसरा, सोनिया गांधी जी ने कहा कि नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? सीधा हमला उनका बीजेपी पे था। नफरत का वायरस क्यों? कहीं आवश्यकता थी अभी इन सब बातों की? क्योंकि पूरा मुल्क सिर्फ डर में इस बात को लेकर के कि शायद कल का दिन हमारे लिए बेहतर हो, हम सब लोग उसी तरह से लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन ये यहाँ पे ये सियासी पारा चढ़ाया जा रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है इसको, नफरत का वायरस कह करके। क्यों? नहीं, ये कोई राजनीतिक हमला नहीं है। आप देखिए 2 महीने 2.5 महीने हो गए फरवरी से राहुल गांधी जी इस मुद्दे सहित समस्त मुद्दों को उठा रहे थे। इकोनॉमी का भी उठा रहे थे, टेस्टिंग किट्स का भी उठा रहे थे। अभी आपने देखा टेस्टिंग किट चाइना से मंगाई, फेल हो गई। अब आप कोई कमियां है सरकार की, आप सुझाव दे रहे हो, कोई मानना ही नहीं चाह रहा है। आप उल्टा जो राजनीति है ये कर रहे हैं, गंदी राजनीति। आप देखिए अभी सोनिया गांधी जी पे क्या लगाया एक टीवी चैनल ने, पूरे देश भर में FIR हो रही है। कोई कांग्रेस कर रही है कि ऐसी गंदी राजनीति? कांग्रेस गंदी राजनीति करती होती तो इतने सालों तक सत्ता में नहीं रहती। और आज सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, आज भी इतनी बड़ी पार्टी है, गांव गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, संगठन है। अगर कांग्रेस पार्टी को कोई सुझाव उठाती है, सुझाव देती थी, क्यों नहीं मानना चाहते? उसको तरजीह देना नहीं चाहते। आप देखिए संघीय ढांचे को मूल रूप से नष्ट करने में लगे हुए। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, उनको सूचना देने की बजाय इनकी कमेटी सीधी वहां पहुंच गई। ये कोई तरीका थोड़ी हो रहा राज चलाने का, तंत्र चलाने का। आप देखिए, नहीं मैं परंतु 3 प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी भेजी, राजस्थान में भेजी, वेस्ट बंगाल में और मध्य प्रदेश में, तीनों जगह पे भेजी थी। इंफॉर्मेशन तीनों के मुख्य सचिवों को मिली हुई थी, पूरा पैनल का बताया हुआ था। और बाकायदा गवर्नमेंट के कहने के बाद, बिल्कुल क्लियरेंस मिलने के बाद भेजा गया। और ये ऐसी महामारी जो है, लॉकडाउन टाइम है, इसमें गवर्नमेंट विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य में अपनी कमेटी भेज सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपस में सामंजस्य बैठाना बहुत अच्छी बात है। हमारा फेडरल सिस्टम है, स्टेट्स को अपनी पावर है। बट ये किस तरह का तरीका है कि किस बात को कहां से हम जोड़ करके कहां लेकर के जाना चाह रहे हैं? आप लोग उन लोगों का अंदाजा लगा रहे हैं कि जो घरों में कैद हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे, आपके पड़ोसी हैं, आपके खुद के परिवार वाले हैं, वो एक एक दिन को देख रहे हैं कि कल शायद हमारी आज की जो शक्ति, हम जिस दंश को झेल करके बाहर निकलना चाहते हैं, हमारा जो संयम है, कल शायद बेहतर परिणाम दे। लेकिन हम लोग अलग दिशाओं में जाते नजर आ रहे हैं। कैसे माफ करेगा देश राजनीतिक दलों को? नहीं, राजनीति हम तो राजनीति कर ही नहीं रहे। अशोक गहलोत जी ने मांग उठाई बार बार, FCI गोदाम में जो है गेहूं सड़ रहा है, अनाज सड़ रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो गरीबों को? माइग्रेंट लेबर की सबसे ज्यादा बात ही राजस्थान ने उठाई है, सब प्रदेश भी उठा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उठाई है। आप देखिए लॉकडाउन तुरंत बंद कर दिया। आज योगी आदित्यनाथ जी, बच्चों की अच्छी बात है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को कोटा से ले जाने को इतनी सारी बसें भेज देते हैं। माइग्रेंट लेबर की तो इनको चिंता ही नहीं है। भुखमरी का हालात है। आप चावल के ऊपर कह रहे हो सैनिटाइजेशन, वो सैनिटाइजर बना लीजिए चावल से, गरीब आदमी को चावल कैसे दोगे? आप क्यों नहीं खोल रहे हो FCI के गोडाउनों को? क्यों नहीं मुक्त हस्त से आप सब मुक्त हस्त से सबको दे रहे हो गरीबों को? 7,500 की जो हमने मांग की है, आप बताइए BPL APL जिसका कार्ड नहीं है उसको क्या करेगा? मिडिल क्लास का आदमी प्राइवेट जॉब्स जाने का खतरा हो गया। 11 करोड़ आदमी बेरोजगार हो गया। ILO की रिपोर्ट है, कांग्रेस नहीं चलाती ILO को, कि जून एंड आते आते 40 करोड़ आदमी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएगा। क्या मांग नहीं उठाए कोई? इनके मन में आए जैसे चलते रहे तो आप सही चलाओ, कौन मांग उठाएगा? आपका विरोध थोड़ी कर रहा है कोई कि भाई नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर नहीं मान रहा, कि ICMR की बात नहीं मान रहा, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को नहीं मान रहा। सब मान रहा है, पूरा देश मान रहा है।
पर आप सुन सुन करके नफरत फैलाना चाहते हो। अभी महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का मैटर हो गया, आप उसको कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस ने कराया, भगवान ने कराया। ये क्या नॉनसेंस तो ये कर रहे हैं, कांग्रेस थोड़ी कर रही है इस बात में। आप हिंदुस्तान में 1% जीडीपी का पैकेज दे रहे हो, अमेरिका 5% दे रहा है, 10%, 20% जापान दे रहा है, 5% यूरोप दे रहा है। आप क्यों नहीं ये मांग नहीं उठाएंगे? हम क्यों नहीं उठाएंगे इकोनॉमिक इश्यूज को, देश की मांग? वरुण जी देखिए, वो सरकार ने क्या दिया है, वो अपने अपने राष्ट्रों की संपन्नता उसी तरह से है, वो डिमांड कर रहे हैं। मैं चले आप लोगों को दोनों को रोक रहा हूं, अर्चना जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। अर्चना जी, हमारे दो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, दो अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो नेतृत्व कर रहे हैं एक तरह से हमारी डिबेट में अपनी पार्टियों का। यहां बड़ा सवाल यह है कि नफरत, एक कह रहा है कि नफरत फैलाया जा रहा है, नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है, कोविड से हम निपट नहीं पा रहे हैं, नफरत के वायरस की बात की जा रही है। दूसरी तरफ एक कह रहा है कि सांप्रदायिककरण किया जा रहा है इसका। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि हमारे यहाँ पे अगर राजनीति नहीं हो तो मुझे लगता है कि देश के नेताओं को नींद भी नहीं आ सकती। ये ऐसा वक्त है, ऐसा टाइम है कि इसमें तो एक्चुअली हमें राजनीति करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब मुद्दा इस तरह का आ गया तो हमें भी लेना पड़ रहा है। ये नफरत और सांप्रदायिकता, दो बातें मैं लंबे समय से सुनता आ रहा हूं, फिर यही बातें निकल करके आ गई हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि देश की जनता पे इन सब चीजों का कोई असर पड़ रहा है, या राजनीतिक दल अपने तक की बयानबाजी तक सीमित रखा हुआ है ये? सर, आज का जो, अगर अभी हमने जो इलेक्शन हुआ उसमें देखे, हमारा जो मैक्सिमम परसेंटेज था वो यूथ वोटर्स थे। और यूथ वोटर्स होते हैं जो 7.5 करोड़, सब लोग वो सब समझते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कोई क्यों बयानबाजी कर रहा है। और जब आज यानी कल का दिन, वही जो आप बोल रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कल का दिन थोड़ा अच्छा आएगा, कहीं पर आंकड़े कम होंगे, कब हम घर से बाहर निकलेंगे, कब एक नई शुरुआत करेंगे, उस तरह से जब इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी आती है तो एक आम आदमी वाकई काफी हर्ट होता है। और दूसरी चीज, जब हम लोग, आज हमको पता है हमारा इंडिया धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, हम लोग अभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम लोग इंच बाय इंच मूव कर रहे हैं। और उसके बीच में अगर हम फंडिंग की बात करें, हम लोग सीधे यूएस से कंपेयर कर रहे हैं अपनी जीडीपी का, वो इतना दे रहा है, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। हमारा ये कहना है कहीं ना कहीं हम अपनी जरूरतें कम करें, काटे और धीरे धीरे समय के साथ आगे चले। तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, इसके चलते मुझे लगता है कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। अभी का टाइम है थोड़ा सा लीनियंट सेलियंट होकर हम चुपचाप सुने, देखें और वक्त के साथ आगे जाए। जहां पर कोई हाँ लग रहा है आपको कमियां हैं, तो वहां पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़े हम लोग, और आप राउंड द टेबल मीटिंग होती है, आप कॉल करिए। अपोजिशन को लगता है तो जिस तरह से बात कर सकते हैं वो बात करें। हमारे आगे पीएम है, इन्होंने कई बार रिसीव करी है प्राइम मिनिस्टर से। यानी मेरा ये कहना है कि एक आप जिस तरह से आप जिस बात कर सकते हैं कि उससे जनता के मन में ये भेदभाव न जाए, ये बात न जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं कोरोना की लड़ाई को। कोरोना की लड़ाई है, साथ में मिलकर लड़े। जहां पर आपको लगता है कि कहीं पर कोई खामियां हैं, वाकई रैपिड टेस्ट किट्स में कुछ खामियां आई थी, आईसीएमआर ने बोला 2 दिन के लिए टेस्टिंग बंद करो, देखो उसके आगे क्या होता है। यानी हम लोग उस दिशा तो निर्धारित होने थे, उससे पहले ही अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करेंगे तो जो जनता पहले से ही डरी सहमी घर में बैठी है, हम ये भी देख रहे हैं कितने लोग तो बाहर आ ही नहीं रहे अपने टेस्ट कराने, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप लोग अगर राजनीतिक पार्टीज है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना इस टाइम पर आपका कर्तव्य बनता है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, हमें उन लोगों से सबक लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे सीकर, राजस्थान के सीकर जिले में पलसान एक जगह है, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ था। वहां जो पलायन करके मजदूर निकल करके आ रहे थे उन्हें वहां ठहराया गया। बड़ी रोचक बात है, स्टोरी मेरे दिल को छूने वाली स्टोरी है, मैंने पीएम को शेयर की है। उस जगह के जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग ठहरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम आप लोग इतनी हमारे साथ आदर सत्कार के साथ आप हमें खाना खिला रहे हैं, हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, नहीं तो हम लोग बेकार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कोई काम करवा लीजिए आप हमसे। गांव वालों ने क्या काम करवा, जिस क्वारंटाइन सेंटर में बैठे हुए थे उसके पूरे पेड़ वेट काट के बढ़िया तरीके से उसकी सफाई की उन्होंने। उसके बाद सरपंच ने वहां पे उनको व्हाइट पास उपलब्ध कराई और पूरी बिल्डिंग को उन्होंने पौध दिया। मैं वो वीडियो अभी आप लोगों के साथ में शेयर भी करना चाहूंगा जैसे वक्त मिलेगा। ये सोचिए हम लोग किस देश के, किस मुल्क के वासी हैं जिनकी सोच कहाँ चलती है। मुझे लगता है कि इन चीजों को उठाया जाना चाहिए। और यहाँ ऐसा कोई वक्त हमारे यहाँ पे गलियां निकाली जाती हैं कि किस तरह से किस मामले में कहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए जिससे हम सियासी पारा चढ़ा सकें, जिससे सियासत की पौध उगा सकें। मुझे लगता है कि ये गैर वाजिब है, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ यही बात होनी चाहिए कि आप देश में बेहतर किस तरह से कर सकते हैं,
दुनिया आपका लोहा माने कि वास्तव में इस तरह से किया। भीलवाड़ा मॉडल, इसमें कोई डाउट नहीं था कि जिस तरह से उन्होंने वहां 4 चौबंद करके उसको पैक किया और उसके बाद में रिजल्ट अच्छे आए, बहुत अच्छी बात है, उसको दुनिया ने सराहा, देश में उसकी चर्चा हुई। तो भारत की चर्चा उस लिहाज से इसमें कोई डाउट नहीं, हमारा मैनेजमेंट काफी ठीक रहा। कुछ गलतियां हम लोगों से रही है जिसे रिव्यू करने की आवश्यकता है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए बजाय सियासत के। अभी एक दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था, जो वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी है उसने कहा कि भारत में बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। यहां मैं अर्चना जी एक बार फिर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये दुर्भाग्य पूरे दुनिया का कि कोविड-19 इस तरह से घर करता चला जा रहा है, लेकिन सौभाग्य भारत का, ये इस वजह से कह रहा हूं मैं आपको कि यही हालात अगर हमारे यहां से बिगनिंग होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे क्या पोजीशन होती। चाइना, यूरोप, अमेरिका, उसके बाद हमारे यहाँ जब वायरस आया तो उससे हम लोग इतने सजग रहे कि कोरोना नाम की बीमारी से तबाह हो जाएंगे हम, और हमें सजग रहना है। तो मुझे लगता है कि जो मास्क पहन करके डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, शायद उसका परिणाम है। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ पे अगर ये स्थितियां पहले होती तो क्या तो पॉलिटिकल पार्टीज कर पाती, क्या हम सब लोग कर पाते, क्या हमारा सिस्टम कर पाता। हम तो जब उन मुल्कों से आने के बाद, सबक लेने के बाद भी हम जिस तरह से सरेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो उस वक्त क्या पोजीशन होती हिंदुस्तान का, अंदाजा लगा सकते हैं आप? ये तो जो बाहर से लोग आए हैं, जो फरवरी मार्च में भी जो लोग बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, जो यूके से लंदन के एयरपोर्ट पे, बोले वहां पे लोग खुलेआम वहां पे स्नीज कर रहे थे, खांस रहे थे। जब हमारे यहाँ पर आपका थर्मल स्कैनिंग शुरू हो चुकी थी, बाहर के एयरपोर्ट पे कोई एहतियात नहीं शुरू हुई थी। वहां की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएस में, आज आप हम सब देख रहे हैं कि वहां पे कितना प्रोटेस्ट हो रहा है कि वहां पर लॉकडाउन आज भी नहीं है। तो यानी हमारा तो वर्ल्ड लेवल पे जो मॉडल है, वाकई दुनिया देख रही है कि इंडिया में कैसे हो रहा है। जो चीज है, आज जो WHO ने वाकई हमें प्रेस किया है, बुश ने प्रेस किया है, और देखें तो वही धीरे धीरे ये ऐसी महामारी है जिससे हम लोग, यानी कोई भी लड़ना नहीं जानता है। एक अनसीन एनिमी है, जो ऐसा दुश्मन किसी ने देखा नहीं है, बस हम लोग भी प्रहार करने का सोच रहे हैं, उसको किधर से कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में कुछ कुछ गलतियां हो रही है। मेरा ये कहना है, ऑपोजिशन आए, समझाए। अगर फरवरी में हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ तो एंटी-सीएए स्तर चल रहा था उस टाइम पर, और स्तर भी ऐसा कि शाहीन बाग का भी धरना था, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो चीजें हम लोग बैलेंस ही नहीं कर पाए, या बोल दीजिए हम लोग अनसीन रह गए उस चीज के लिए। लेकिन आज जब हम लोग फोकस होकर एक एनिमी से लड़ रहे हैं, तो गलत बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हालत आज हम यूरोपियन कंट्रीज के देख रहे हैं, उनके पास तो फंड्स हैं, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्पाइट दैट, अगर हम वहां पे मौतों का आंकड़ा देखें, वहां पे मरीजों का आंकड़ा देखें, तो देखकर यानी गूज़बम्स आ जाते हैं, हम डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अपने घरों के अंदर रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी नहीं करें। मेरा यही कहना है कि एक भारतीय होने का अभी सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो यही है। राइट, बिल्कुल। और मैं हमारे साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे वर्कर जो बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यह वक्त ऐसा है, महामारी है, दुनिया इसकी चपेट में है। हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर आप बाद में हैं, इस समाज के, इस देश के नागरिक आप पहले हैं। समाज रहेगा, देश रहेगा, तो आप लोगों की पार्टियां भी रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, और बजाय सियासत के। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देखते हैं खास खबर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे सियासी पार्टियों से जुड़ा हुआ है, सियासत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये गैर वाजिब टाइम है, और इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं थी कि इस वक्त इस मुद्दे को लाया जाता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब देश में इस तरह की स्थितियां हलचल होती है तो आप तक पहुंचाना एक मीडिया का एक सशक्त माध्यम है, जो हम कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। कोविड-19 के भी अब जाते हैं कि देश और दुनिया में हमारे राजनीतिक काका कर क्या रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ हमारा ये मुद्दा आज हम आप तक लेकर के आए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं अर्चना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता, वीरेंद्र शर्मा जी,
भाजपा नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक बात और सामने आई है जिसमें हालांकि आपकी पार्टी के नेताओं ने यह सफाई दी है उसमें कि ये अगर बात वहां पे हुई भी है तो बाहर नहीं लेकर के आना चाहिए। मैं एक खबर देख रहा था, रघु शर्मा जी ने सार्वजनिक रूप से कहा भी है कि प्रधानमंत्री जी से जब हमने कहा कि राज्यों को और सहयोग दीजिए तो उन्होंने कहा कि आप भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, अखबारों में 2 दिन खबरें छपती हैं उसके बाद में नहीं छपेंगी। ये मुझे लगता है कि अगर हमारे राजनीतिक दलों की, पार्टियों की, सरकारों की ये सोच है तो फिर तो यही कह सकते हैं कि भगवान के भरोसे ही रहना है। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी योगेंद्र जी, गंभीर विषय है और मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे इस प्रकार के विषय के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये 2 सरकारों के आपसी जो बात हुई है और एक ऐसी बैठक के मध्य में बात हुई है जो आपसी सरकार के व्यक्तिगत रूप में बात नहीं हुई है, एक प्रधानमंत्री और एक चिकित्सा मंत्री के बीच बात हुई है। तो इसके ऊपर स्पष्टीकरण तो रघु शर्मा जी जो मंत्री हैं वो दें, या फिर पीएमओ से जो स्पष्टीकरण आएगा उसी के बाद कुछ कहना चाहिए, क्योंकि यही एक समय में इस प्रकार की राजनीति करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो पूरे देश और पूरे प्रदेश के हितार्थ है। जी बिल्कुल सही फरमाया। हम तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि लेकिन हम उस ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। वास्तव में एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये बात उठा रहा है और अगर सरकारों की यह सोच है तो मुझे लगता है कि आदमी जाएगा। मैं समझता हूं योगेंद्र जी, मैं समझता हूं इस विषय के ऊपर हमें ज्यादा बातचीत करने की जगह 2 दिन का इंतजार करना चाहिए। वहां से पीएमओ से या दूसरी जगह से क्या सामने आता है, रघु शर्मा जी क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया कि रघु शर्मा जी दूसरे दिन ही अपनी बात से पलट जाते हैं। तो उनके ऊपर अभी चिंताएं बहुत सी है। एक तो उन्हें अपने पुत्र का मोह है, वो अभी छुपा नहीं पा रहे हैं। दूसरा कुछ जयपुर जोधपुर की कुछ इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, वह विकट स्थिति का सामना वो कर नहीं पा रहे, इस वजह से वो विचलित हो रहे हैं। मैं समझता हूं 2 दिन हमें इंतजार करना चाहिए इस विषय के ऊपर। चलिए, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल हम इंतजार करेंगे। मैं वरुण पुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, रघु शर्मा जी ने जो बात कही है, वीरेंद्र शर्मा जी जो कह रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि बात 2 सरकार के मुखियाओं के बीच हुई है। एक राज्य सरकार के मुखिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर ये बात हुई है तो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है कि सरकारों के भरोसे किस तरह से मुल्क की आबादी, यहाँ के लोग जो भरोसा कर रहे हैं, और ये भरोसा टूटने वाली बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? पहले तो मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र जी ने बात भी कह दी, राजनीति नहीं करूंगा, और किसी मंत्री के पुत्र तक ले गए, सब ले गए, उन पे टिप्पणियां भी कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब आप टिप्पणी नहीं मैंने विषय के ऊपर नहीं किया। मैंने विषय कहां से आ गया यार? किसी के पुत्र पे आप टिप्पणी कैसे कर रहे हो चैनल पे बैठ करके? आप जाते हो क्या उनके घर में? आपके नहीं, आपके मंत्री है गोपनीय बैठक में जिस प्रकार का विषय हुआ उसे मीडिया के सामने इस प्रकार कह रहे हैं। आपके मंत्री ने तो जो शपथ ली उसके भी गोपनीयता को भंग कर दिया। आपके मंत्री किस प्रकार का विषय लेकर रहे? अजमेर का विषय छिपा नहीं, आपके मंत्री के पुत्र मोह का। जोधपुर का विषय पता है किस प्रकार का आपका तुष्टिकरण का मोह सामने आ रहा है? जोधपुर में किस प्रकार का तुष्टिकरण का मोह सामने आ रहा है? कितने विषय जानना चाहते हैं आप? आप अभी विचलित हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री अभी केवल और केवल जो वीरेंद्र जी एक बार बयान सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बिल्कुल खुली छूट दूंगा 2 मिनट के लिए। एक बार जरा बयान सुन लीजिए। एक बार मैं आपके पास एक बार सुन लीजिए। टिप्पणी करता हूँ, दूसरे की सुनो मत। आप दूसरे की फैमिली के इंटरनल मैटर, उसके पुत्र पे, किसी की वाइफ पे, किसी पे कैसे टिप्पणी कर सकते हो चैनल के ऊपर? आप मंत्री के कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो मंत्री की बात पे करो आप ऑब्जेक्शन। आप बात भी कर रहे हो, मैं राजनीति नहीं करूंगा, उसके पुत्र वरुण पुरोहित जी, वीरेंद्र शर्मा जी उस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं उनके बेटे को लेकर के, जो एक बैठक में मौजूद थे। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो किस हैसियत से उस बैठक में थे, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ संविधान में कि किसी भी मंत्री, विधायक या कलेक्टर का बेटा किसी बैठक में जाकर के बैठ सकता है। बीजेपी का ये आरोप है। शायद उसी को जोड़ करके वीरेंद्र शर्मा जी आपसे सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सब, कहीं भी जाते आते हैं, कोई काम कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, इसमें क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप अगर उनके बेटे ने कहा होगा था, जब कहते हैं आप कि जो आदमी ऑथोराइज्ड नहीं हो, कैसे बोल रहा है, चिकित्सा मंत्री बोल रहा है
तो अभी खुद ही कह रहे हो आप 2 दिन वेट करो। तो मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रधानमंत्री की जो बात है, स्पष्टीकरण अपने आप सरकारों की तरफ से आएगा। आप किसी के दूसरे फैमिली पे थोड़ी जा सकते हो डिबेट के अंदर में। अब आप जो बात कर रहे थे गंभीर विषय है, तो गंभीर विषय तो है ही है। मैंने प्रारंभ में ही कहा, संघीय ढांचे को ही मानना नहीं चाहते, फेडरल सिस्टम को। आप देखिए, बिल्कुल इन्होंने किसी राज्य को, जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना ही नहीं चाहते। आप तो खुद सीनियर रहे हो मुख्यमंत्री जी के साथ, आप खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब सारी मीटिंग्स में जाते हो। मुख्यमंत्री जी शुरू से कह रहे हैं कि अनाज खोल दो, एफपीआई के गोदाम खोल दो, हमको अनाज कम आ रहा है। तो ये स्पष्टीकरण केंद्र सरकार दे कि हमने इतना अनाज दे दिया, और उसका बताए प्रूफ कि हमने वहां पहुंचा दिया। अब खाली बयानबाजी करके, अखबारबाजी, सही बात है वरुण जी, मुख्यमंत्री के सवाल पे सीएलपी लीडर यानी कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज ही उन्होंने यह बात कही है कि मैंने देखा आपके चैनल पर, पहले तो सामग्री मिली है, पैसा मिला है, अशोक गहलोत जी को उसका हिसाब देना चाहिए, और ये गलत आरोप है कि केंद्र उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा। अभी कुछ देर पहले की बात बता रहा हूं आपको। नहीं तो आप किसको सही मानोगे? अशोक गहलोत जी को सही मानोगे, कटारिया जी को सही मानोगे? आप सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी नजर में दोनों हैं। नहीं, अगर आप यहाँ कटारिया जी को सही मानोगे तो वहाँ कांग्रेस को सही मानो आप दिल्ली में। फिर मोदी जी को सही क्यों मानते हो? अगर अशोक गहलोत जी को गलत मानते हो तो मोदी जी को भी गलत। कहा कि सही और गलत हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं। जब सीएम उसका जवाब चाह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई सौतेला व्यवहार हो रहा है राज्य के साथ। तो गलत कह रहे हैं क्या? आप अनाज दिया तो उसका हिसाब दो, केंद्र सरकार दे। इतना अनाज पहुंचा दिया, एफसीआई के गोडाउन हमने खोल दिए, वो अनाज सड़ रहा है। आप तो खुद पत्रकार हो, आप अभी मेरी कल ही किसी पत्रकार से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि एफसीआई के गोडाउनों में चूहे अनाज खा रहे हैं। पर क्यों नहीं खोल रहे हो आप उस अनाज को? गरीब को क्यों नहीं देना चाह रहे हो? माइग्रेंट लेबर की अगर हम बात खा रहे हैं, जो बॉर्डर पे पड़ा है, 10-10 दिन से नहाए नहीं है वर्कर, प्राइवेट लोगों की जॉब्स जा रही है, उस पर क्यों नहीं उठाना चाह रहे ये विषय? अगर उठाते हो तो साहब राजनीति कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई? आम आदमी अगर 40 करोड़ आदमी जून तक चपेट में आने वाला है, इसके भुखमरी की चपेट में आने वाला, तो आपका मेरा सबका फर्ज है। अगर मीडिया उठाता है तो गलत है, अगर कांग्रेस उठाए तो गलत है, ये करें तो सब सही है। ये कैसी बात हो सकती है? चले आईएलओ की रिपोर्ट भी गलत है क्या? आईएलओ की रिपोर्ट भी गलत है। आपके पास में मैं एक बार वीरेंद्र शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, एक मेरा सवाल ये है कि लगातार ये बात कही जा रही है, पहले दिन से सरकारों ने चिंता जाहिर की, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें भी एक अच्छा लगा कि चले कोई हमारी फिक्र कर रहा है। सवाल ये है मेरा कि आप लोगों ने, दोनों ही पार्टियां बैठी हुई हैं, दोनों की सरकारें हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि मकान मालिक किराएदार से किराया ना ले, 3 महीने तक इससे ईएमआई के लिए भी कहा गया कि ईएमआई बैंक जो है वो ये नहीं है कि आप पोस्टपोन करिए उसे, आप पोस्टपोन करिए, सॉरी, आप उसको खारिज मत करिए कि चलिए ली नहीं जाएगी, माफ मत करिए। बिल्कुल ठीक है, आप लीजिए, पैसा जो लिया है वो देगा भी। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, आपने तनख्वाह की बात कही है कि तनख्वाह दीजिए, लेकिन साहब जो लॉकडाउन पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशन खुल नहीं पा रहे हैं, जो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की उनको चिंता है, वो तनख्वाह बहुत मेजर इश्यू है ये, जिसमें सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रही है। उनका क्या होगा जो जॉब कर रहे हैं, और जॉब के साथ साथ उनको अपने परिवार को भी चलाना है, उन लोगों की मजबूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मिडिल क्लास की। मैंने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया था, लेकिन उसका सीधा उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप दोनों इस बात को लेकर के, मैं बड़ी जनता की एक पीड़ा आप लोगों के बीच रख रहा हूं, शायद हो सकता है कि आपके जहन में हो, आप अपने नेताओं को अवगत कीजिए कि जो बड़ी परेशानी आने वाली है। देखिए, लेबर या बीपीएल या अन्य सुरक्षा योजना, किसान निधि योजना, जिसमें जो आ रहा है उनके पास में पैसा पहुंच रहा है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं आने वाले दिनों में ना वो भीख मांग सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि ना मरते बनेगा ना जीते बनेगा। उन परिवारों की चिंता अभी तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, ना किसी सरकार ने की है, कोई कहने को तैयार नहीं है। उन लोगों की पीड़ा का एहसास हो रहा है किसी को? वीरेंद्र जी, आपके पास आना चाह रहा हूं, फिर वरुण जी से मैं इस पर जवाब लूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आपकी जो पीड़ा है मैं भी उसमें साथ हूं, और जहां भी पार्टी के जिस भी स्टेज पे हमें यह विषय पहुंचाना होगा, निश्चित रूप से हम पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे। और मैं सहमत हूं, वरुण जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मध्यम वर्ग की चिंता वाजिब है, और निश्चित रूप से सरकार इस पे कुछ न कुछ पैकेज जरूर लेके आएगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो।
आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्यम वर्ग को सुनिश्चित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार डीबीटी के माध्यम से 33 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई, उसी प्रकार से विभिन्न पैकेजों के माध्यम से मध्यम वर्गीय को और जो लोग जॉब कर रहे हैं, अभी जॉब नहीं कर पा रहे हैं और आने वाले समय में जिनके सामने विकट समस्याएं, चाहे राशन की हो, चाहे जॉब की हो या अन्य किसी की हो, उनके लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अच्छे कदम उठाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ये सभी की चिंता है, पूरे देश की चिंता है। वरुण जी, आप कुछ कहेंगे? योगेंद्र जी, हमने सुझाव दिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक बार बार इसीलिए कर रहे हैं कि आप देखिए जो बीपीएल एपीएल है उनके पास तो अभी वीरेंद्र जी ने कहा सबके चाहे 500 रुपए पहुंच रहे, सबके पास पहुंच रहे, 6-6 हजार रुपए भी किसान के लोगों के पास में आए। लेकिन मिडिल क्लास की तो मैं शुरुआत में ही आपकी डिबेट में कह रहा हूँ, मिडिल क्लास जो है सबसे ज्यादा परेशान है। तो हमने वही बात की है, जो मिडिल क्लास है, अब ये रोजगार की बात, रोजगार से चलती मिडिल क्लास तो, और मिडिल क्लास या तो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, अधिकांश तो प्राइवेट नौकरियों में। जब 40,000 ILO की रिपोर्ट आ रही है तो आप उस पर काम क्यों नहीं करना चाह रहे हो शुरुआत से? आप 2 महीने हो गए हैं, हमको सबको मालूम है मिडिल क्लास पिसती जा रही है। आपने प्रश्न उठाया जो कंपनी बंद पड़ी है वो तनख्वाह कहां से चुकाएगी? अभी मेरी कल ही बात हो रही थी, कंप्यूटर कंपनी मेरे यहाँ भी रह चुकी है, वो कह रहे मेरे पास जो है मुझे कम से कम आधे आदमियों को ले ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मेरे पास ऐसा नहीं है। और आप अभी देखा होगा आपने, आज नया इंडिया में भी समाचार छपा है। प्रॉब्लम है वरुण जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सरकारों तक कैसे पहुंचाएंगे उस पीड़ा को कहीं पहुंचाने? वही उठाई है पीड़ा हमने कि जो सरकारी विभाग है, जो सरकारी उपक्रम है, उनके पास में जो बकाया है निजी कंपनियों का, उसको तुरंत आप उनको भुगतान करिए तो तरलता आएगी उन कंपनियों के पास, तरलता आएगी तो वो आपको जॉब से हटाएंगे नहीं। और रही बात पीएफ की, तो हमने वो सुझाव भी दिया है कि पीएफ फंड जब आप लेते हो तो आपके पास पूरा डेटा है उनका कंपनियों का, उसमें आप कुछ करिए जिससे वापस उनको कुछ पैसा मिले एम्प्लॉइज को, जो उनका जॉब तो नहीं जाएगा ना कम से कम। और जॉब चला जाएगा तो इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होगा जब आदमी काम ही नहीं करेगा? तो ये ज्यादातर जो विषय है केंद्र सरकार के और आरबीआई के हाथ में। आरबीआई कह रही है आप पोस्टपोन कर दो, अरे भाई ब्याज माफ कर दो, जीरो टैक्स ईयर करो, जब भी तो व्यापार चलेगा, जब भी नौकरियां बचेंगी। लेकिन आपकी भी सरकार ये कह रही है कि 3 महीने का बिल, आप 3 महीने का किराया मत लीजिए, मकान मालिक को कह रहे हो 3 महीने का, लेकिन बिजली का बिल, गर्मी का टाइम है, जो घर में रहेगा, पहले तो हम दफ्तर में आ जाते थे तो चलिए हमारा कूलर भी बंद रहता था, एसी भी बंद रहता था, ऑफिस में आके काम करते थे, लेकिन अब तो बच्चे घर में रहते हैं। आप घर में क्या मान के चल रहे हो? खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं इस वक्त, लॉकडाउन पीरियड में आदमी बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको, खाने के लिए भी चाहिए, कुछ बैठने के लिए भी चाहिए, आपको पंखे भी चलाएंगे, आप एसी भी चलाएंगे, ये तो है नहीं कि आप खुले में जाकर के घूमने बैठ जाएंगे, पार्क में जाकर के। उन परिस्थितियों का आप अंदाजा लगाइए। मैं लौटूंगा वीरेंद्र जी आपके पास में, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अर्चना जी, एक मेजर इशू है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एंगल से, उन्हें जो बहुत चूजी होती है पॉलिटिकल पार्टीज, जो उनको लगता है कि ये मुद्दा ज्यादा हमारा ठीक है, उसी को पिक करती हैं। लेकिन ये मिडिल क्लास वाला जो इश्यू है, मुझे लग रहा है कि आज नहीं तो कल, और मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं क्या अल्फाज यूज कर रहा हूं, मैं लोगों की परेशानी से आपको अवगत करा रहा हूं। बड़ी परेशानी के दिन आने वाले दिनों में, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। वुहान में, जहां से उद्गम स्थल है इसका कोरोना का, वहां 79 डेज में लॉकडाउन खुला। इसके सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना, चाहे 40 दिन ही होंगे 3 मई को। तो उस परेशानी का, उस परिस्थिति का सरकारों को एहसास है? आपको लग रहा है ऐसे गंभीरता? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वाला जो इशू है, इस पे ना अभी तक बीजेपी और ना कांग्रेस ने इस पर कोई बात की है। मैं कितने जने ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके शॉप, जिनके आउटलेट्स बंद पड़े हुए हैं, और उनके यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि चलो हमने 1 महीने की तो इनको पगार दे दी है, आगे की हम कहाँ से देंगे, हमने तो खुद ही कुछ नहीं अर्न किया है। सेविंग बिजनेस वाला, भाई जो मिडिल क्लास ट्रेडर है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। मिडिल क्लास जो एम्प्लॉय है उसकी भी सैलरी पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है। और आज के टाइम पे आधे से ज्यादा ऑफिसेज ऐसे हैं जहाँ पे पे कट्स हो रहे हैं। हम बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, आज अगर हम लोग मीडिया की ही बात करें तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री में ही कितने ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिन्होंने या तो पे कट दिया है या ले ऑफ किया है। और सरप्राइजिंगली इसमें सीटू ने भी एक लेटर लिखा है बीजेपी को, पीएमओ को एड्रेस करते हुए कि लेआउट कैसे कर सकते हैं, बट अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। कि बड़े बड़े, जैसे अगर हम बात करें मीडिया हाउसेस के, तो क्विंट ने ले ऑफ किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी हुआ है। तो आई डोंट नो हाउ इट गोज ऑफ, बट इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ने कुछ अपने यूनिट्स बंद किए हैं, आपका बिजनेस स्टैंडर्ड का, इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत सारी जगह पर है। ये तो मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। मीडिया इंडस्ट्री के अलावा भी अगर हम बाहर देखें तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है।
जो वर्कर्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके सामने तो ये चैलेंज दिख रहा है। लोगों ने कहीं ना कहीं अपना खर्चा भी कम कर दिया है कि आने वाला टाइम पता नहीं कैसा हो, क्या आने वाला टाइम हो। तो ओवरऑल उसके ऊपर फोकस करना, मुझे लगता है कि अगर राजस्थान है तो स्टेट गवर्नमेंट और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही इस बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज चैलेंजेस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, वीरेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे बीच में इसमें। जी, अर्चना जी ने पूरा विषय समअप कर दिया, मैं समझता हूँ। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने चाहे वह 8 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए हों या फिर 3 करोड़ असहायों को जिस प्रकार मदद की, निश्चित रूप से जी हो, सभी चिंतित हैं इस विषय के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट भी कहा है कि आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। आप विश्वास रखिए देश और प्रदेश की सरकार पर, मध्यम वर्ग को एक अच्छा पैकेज भी अवश्य जल्दी ही मिलेगा। सर वही बात हम कह रहे हैं कि मैंने पहले कहा योजना में थे, उनको जोड़ा, बहुत अच्छी बात है, इससे वन भी बचेंगे और उनकी आंखों के लिए भी जो हार्मफुल थी जो धुआं, वो काफी बचा है। आपने बहुत अच्छी बात है। अगर कोई जा रहा है, एक व्यक्ति का उसको पता लग रहा है, वो खाना जरूर खिला रहा है उसको। जयपुर की हम स्थिति देखते हैं, दोनों टाइम का खाना लोग खिला रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मेरे घर में जो छोटा भाई भी काम करने आती है तो उसको हमने बंद कर दिया कि तेरी तनख्वाह को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 1000-1500 रुपए की बातें हैं जो कर सकते हैं, जो वास्तव में मानवता के नाते हम कर सकते हो, कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों की कह रहा हूं कि जो मिडिल क्लास में न तो भामाशाहों का खाना खा सकते हैं, ना किसी के पास में जाके फूड पैकेट ले सकते हो, भूखा रह सकता है लेकिन नहीं लेने के लिए जाएगा, कतार में नहीं लगेगा। मुझे उन लोगों की चिंता है जो सर आपके ना तो उज्ज्वला योजना कवर कर पा रही है उसको, ना आपका किसान निधि उसको कवर कर पा रही है, ना आपके अन्य जो सुरक्षा योजना है वो आपको उसमें कवर कर पा रही है, ना आपकी बीपीएल प्लानिंग उसको कवर कर पा रही है। मैं उन लोगों की चिंता की बात कर रहा हूं सर। वीरेंद्र जी जी योगेंद्र जी, देखिए इसके ऊपर केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है और वो टास्क फोर्स एक विश्लेषण कर रही है। निश्चित रूप से आगामी आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा इसके लिए आएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो समस्या है इस महामारी से हम निपटेंगे भी। और जो आगे समस्या आप जो बता रहे हैं, बेरोजगारी प्लस मध्यम वर्ग के सामने जो आर्थिक चुनौती होगी, निश्चित रूप से पूरा देश मिलकर इन चुनौतियों को संकल्प के साथ दूर करेगा। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें के बहुत अच्छे पैकेज देने की ओर आगे बढ़ रही है। थोड़े दिन हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करेंगे। मैं तो कहता हूं कि हम भरोसे पे हम जिंदगी निकाल देते हैं और आप पे सब्र निश्चित रूप से करने को लोग तैयार हैं, लेकिन एक क्लू से ऐसा मिलना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ तो लोगों के लिए ये किदवंतियां हैं कि चिराग के भरोसे पूरी रात लोग निकाल देते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा क्लू तो उनको मिले कि हाँ बिल्कुल आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए। निश्चित रूप से टास्क फोर्स गठित हुई है, निश्चित रूप से जो परिणाम आएंगे अच्छे होंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए वरुण पुरोहित जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? आज CWC का प्रस्ताव पढ़ लीजिए, उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए प्रस्ताव पास किया गया है कि उनको आप पैसा उपलब्ध कराइए। अभी बात कर रहे थे आप जीडीपी की, अर्चना जी क्यों नहीं करोगे आप? कोई बात आती जब तो विदेशों से कंपैरिजन करने लग जाते हो, तो जीडीपी तो आप विदेशों से व्यापार करते हो, उसी के अनुसार चलती है। तो आप जो है, हमने बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए वो उद्योग, जो मीडियम उद्योग चलेंगे जब तो आपकी नौकरियां बचेंगी, उसकी बात की उनको आप पैसा उपलब्ध कराइए, ब्याज माफ करिए। ऐसे जब तक आप नहीं उठाओगे स्टेप्स तो कैसे करोगे आप? मिडिल जो माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है उसको तो आप बचाओगे, जब भी मिडिल क्लास बचेगी। वो आप CWC का प्रस्ताव देख लीजिए आज का। आप कैसे करो, कांग्रेस ने मांग नहीं उठाई, कांग्रेस ने उठाई है ये मांग। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। हो सकता है हमसे स्लिप हो रहा होगा, क्योंकि हमने आपके मुख्यमंत्री जी से चाह रहे थे कि कोई इस तरह का अनाउंसमेंट करेंगे वो, लेकिन हो सकता है कि CWC के प्रस्ताव में है। आपको मैं अभी व्हाट्सएप करता हूँ। नहीं, मैंने देखा हुआ है CWC का आज का जो प्रस्ताव है, सारे मैंने पॉइंट्स उसके पढ़े हुए हैं। मैं लेकिन बस बात ये करना चाह रहा था। चलिए, लेकिन हमारा जो मूल एजेंडा था, हम ये चाह रहे हैं कि क्यों आप ऐसे वक्त पे लोग जब रहेंगे, मतदाता जब रहेगा, तभी तो उसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो हम जिस उलझन में फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कि पहली प्राथमिकता तो उससे बाहर निकलने की होनी चाहिए। कोरोना से राजनीतिक दलों के बड़प्पन का मुझे पता नहीं, लेकिन कोरोना का बड़प्पन आप देखिए कि ना उसकी नजर में हिंदू है, ना मुसलमान है,
ना उसके लिए प्रधानमंत्री है, ना कोई एक गार्ड है, ना उसकी नजर में किसी मजहब का कोई नेता है, ना उसकी नजर में कोई गरीब अमीर है। फिर हम लोग क्यों बांट रहे हैं इसको कि वो उसके लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है। अर्चना जी, मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद में कोई कोरोना के रूप में एक शख्सियत ऐसी आई है कि जिसके नजर में कोई भेदभाव नहीं है। आप भी चपेट में आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं, मेरा पियून भी आ सकता है, मेरे ऑनर भी आ सकते हैं, कोई भी चपेट में आ सकता है। भेदभाव कर रहे हैं जी। तो जो हम सबको कोरोना कुछ सिखाने ही आया है शायद, इसीलिए कह रहे हैं कि कोरोना को एक बार हमने हरा दिया तो उसके बाद जो दुनिया होगी वो काफी अलग दुनिया होगी। अगर हम देखें तो बाहर जो प्रकृति अपना रूप जो बिखेर रही है वो तो हम अलग देख ही रहे हैं। उसके अलावा वाकई यानी ये एक मैसेज दे रहा है कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, यानी उसके लिए तो सब बराबर है। कब कहां पर आकर वो अटैक करेगा किसी को नहीं पता है। तो यानी अगर इतनी बड़े हमारा जो दुश्मन है वो हमको कुछ समझा रहा है, तो मुझे लगता है हम सबको अपने जो इंद्रिया है ना, पांचों इंद्रिया खोल के समझना चाहिए कि नेचर हमें क्या मैसेज दे रहा है। बिल्कुल, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसी की नजर में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कम से कम हम लोगों को तो ऐसे सियासत नहीं करनी चाहिए। और ये फिलहाल तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि ना कोई तुष्टीकरण की बात है, ना कोई सांप्रदायिकता की बात है, ना कोई नफरत की बात है। क्यों ये सब चीजें आ रही हैं? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को शायद बयानों से ऐसा लगता है कोई ना कोई आत्मग्लानि जरूर है, जो अंदर से करते कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आप एक तबका हो चाहे दो तबके हो, क्यों उसके बारे में सोच रहे हो? अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको उसी तरह से जो हमारे रूल्स हैं उसके अनुसार उसे पनिशमेंट दीजिए, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कर रही है। जो लोग बेचारे घरों में कैद हैं, जो कॉपरेट कर रहे हैं, मैं तो सबसे बड़े वॉरियर के रूप में उन लोगों को देख रहा हूं जो लॉकडाउन 40 दिन का लॉकडाउन जो हमने डिक्लेयर कर रखा है उसको बड़े अनुशासन के तरह से वेल डिसिप्लिन घरों में बैठ करके और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि 3 मई के बाद में क्या हमारी स्थितियां बदलेंगी। और हम उन लोगों को वॉरियर नहीं ठहरा रहे। वॉरियर रियली वो हीरो वही लोग हैं जो ईमानदारी से और अनुशासनक तरीके से अपना काम कर रहे हैं घरों में बैठ करके। बिल्कुल इसमें योद्धा के रूप में मान सकते हैं कि पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, दूसरे जो सप्लायर्स हैं वो लोग हैं। निश्चित रूप से वो फ्रंट पे जाके लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग भी किसी वॉरियर से कम नहीं है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें बनी हैं कि जिसकी लापरवाही रही, लापरवाही पे सियासत होना लाजमी है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। और मेरा यह मानना है वीरेंद्र जी और वरुण जी की लेकुना किसी सिस्टम में हो सकता है, उसे दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए जाना चाहिए बजाय हमें अटैक करने के। कोई भी पार्टी हो, ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप अटैक कर सकते। अटैक तो जो कर रहा है उसके अटैक से हमें मुकाबला करना है। आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे पे अगर इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि जिसका डर था, मीडिया लगातार कह रहा था, वो मत पैदा होने दीजिए, उस हालात को बदलने की कोशिश करिए। फिलहाल तो हम एक ही चीज पे फोकस रखें। आंकड़े देखिए, 21,393 पॉजिटिव केसेस किस तरह से रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अकेले राजस्थान की पोजीशन देख ले, कहां भयावह स्थिति होती जा रही है। जिन केसेस जो 100 भी नहीं थे जब हम लॉकडाउन शुरू कर सकते हैं, तो अब तो मुझे लग रहा है कि बड़ा विकराल रूप ले चुके हैं। 21,000 से ज्यादा अगर पेशेंट देश में आ जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर करेंगे क्या। आप उस मुसीबत से कैसे लड़ सकते हैं? मुझे लगता है फिलहाल तो ऑल पार्टीज को बैठ करके चर्चा करनी चाहिए बजाय नफरत या तुष्टीकरण या सांप्रदायिकता। ये मुझे लगता है कि इनको डिलीट करिए कुछ टाइम के लिए तो इन अल्फाज को, ताकि हम लोग समझ सकें कि हाँ बिल्कुल हिंदुस्तान बेहतर तरीके से किसी भी जंग के खिलाफ किस तरह से लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। मुल्क दूसरे मुल्कों के सामने हम एक नजीर बन सकते हैं, एक उदाहरण बन सकते हैं। अभी भी वक्त है, हमें उसी तरह काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।